हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये हिंदी के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो है गद्यांश दिया गया है। नदी में घुले रसायन कालरा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं। दूषित पेयजल देश में विशेष रूप से गांव में फैलने वाले रोगों का सबसे बड़ा कारण है। जहरीले रसायनों के कारण पानी का बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाखों मछलियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से मर जाती हैं। रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों के अशोधित अवशिष्टों और शहरों के हजारों टन अशोधित मल के कारण नदियां विषाक्त हो रही हैं। यह आत्मघाती कदम है। कभी लोग नदियों के साथ सामंजस्य से रहा करते थे। तो जब मनुष्य असभ्य था तब नदियाँ स्वस्थ और स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियाँ मलिन विषाक्त हो गई हैं। उन दिनों नदियों में स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता थी, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नदी अपनी क्षमता खोती जा रही है। जल प्रदूषण के विरुद्ध रणभेरी बजाने का समय आ गया है। इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय यह जैसी थी। अगर जाते समय कुछ और अच्छी ना बना सके तो कम से कम खराब करके तो ना जाएं। तो क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग का कारण दूषित पेयजल नहीं है? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, चिकनगुनिया। तो इसकी व्याख्या करते हैं। चिकनगुनिया रोग का कारण दूषित जल नहीं है। चिकनगुनिया मच्छर से उत्पन्न बीमारी है। इसके मुख्य लक्षण अचानक बुखार, हड्डियों में दर्द, सर दर्द, थकान आदि है। दूषित पेयजल से कालरा, टाइफाइड, दस्त आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण है पानी के स्रोतों में जानलेवा रासायनिक पदार्थ छोड़ना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गद्यांश के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण पानी के स्रोतों में जानलेवा रासायनिक पदार्थ छोड़ना है। ऐसी स्थिति में लाखों मछलियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मनुष्य सभ्य था तब नदियां स्वस्थ और स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियां मलिन और विषाक्त हो गई हैं। इससे तात्पर्य है ऑप्शन हमारा बी सही होगा, मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियां प्रदूषित होती गई हैं। हम इसकी व्याख्या करते हैं। जब मनुष्य असभ्य था तब नदियां स्वस्थ थी और स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियां मलिन और विषाक्त हो गई हैं। इससे तात्पर्य है मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियां प्रदूषित हो गई हैं। गद्यांश के अनुसार आत्मघाती कदम है, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करना। तो इसी व्याख्या करते हैं। गद्यांश के अनुसार आत्मघाती कदम नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करना है। रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों की अशोधित और शहरों के हजारों टन अशोधित मल के कारण नदियां विषाक्त हो रही हैं। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। वाक्य मनुष्य के संबंध में किस सत्यता की ओर संकेत करता है? जन्म मृत्यु। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। वाक्य में मनुष्य के संबंध में जन्म मृत्यु की सत्यता की ओर संकेत किया गया है। गद्यांश के अनुसार हमें ऑप्शन हमारा सी होगा, तो अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। गद्यांश के अनुसार हमें अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय यह जैसी थी। अगर जाते समय कुछ और अच्छी ना बना सके तो कम से कम खराब करके तो न जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखों मछलियों में रेखांकित शब्द है विशेषण है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। लाखों मछलियों में रेखांकित शब्द है विशेषण है। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है, वाक्य में निपात है। तो निपात हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है, वाक्य में निपात भी है। निपात 9 प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं इसे। फर्स्ट है स्वीकार निपात, हाँ जी, जी हाँ। और नकारात्मक निपात नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक निपात मत। प्रश्नबोधक निपात क्या। विस्मयादि बोधक निपात क्या, काश। बलदायक निपात तो ही तक, पर सिर्फ केवल। बोधक निपात है सा, और अवधारण बोधक है निपात ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। आदर बोधक निपात है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित का विलोम शब्द है शोधित, ऑप्शन डी अशोधित है। तो अशोधित का विलोम शोधित होता है, शुद्ध का विलोम अशुद्ध होता है। नेक्स्ट है हमारा काव्यांश है। काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको राह देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेले फैल गई बलखाक आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की, अरे बाप रे, हरे भरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। तो ये हमारा काव्यांश था। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। कविता में किसके वंश के बढ़ने का वर्णन है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही, सेमी की बेलों के बढ़ने। तो इसकी व्याख्या छोटी सी है, कविता में सेमी के बेलों के वंश के बढ़ने का वर्णन है, अन्य विकल्प असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम की बेलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चंदोवे का। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सेम की बेलों के लिए चंदोवे विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, मखमली, हरे भरे, बौने विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम के बीजों से निकले अंकुरों के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है। तो ये ऑप्शन होगा पलटन। तो ये ऑप्शन की छोटी सी व्याख्या करते हैं, सेम की बेलों से निकले अंकुरों के लिए पलटन पद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम की बेलें बहुतियात में चारों तरफ फैल गई हैं, यह भाव कविता में किन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी होगा, उनको रहा देखते धीरे धीरे। क्या करते हैं, सेम की बेलें बहुतायत में चारों तरफ फैल गई हैं, यह भाव कविता में उनको राह देखते धीरे धीरे शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल का पर्यायवाची शब्द है वल्लरी। बेल का पर्यायवाची शब्द वल्लरी है, बल्ली, लाती, 1 सेकंड, लतिमा, बेली बेल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब खड़ी गर्व से मैं डैश अलंकार है। तो मानवीकरण है। तो इसकी व्याख्या करते हैं, अब खड़ी गर्व से में मानवीकरण अलंकार है। उपमा दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद की रूपक है। अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।